हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक में कुछ भी रटने जैसा नहीं है, लगभग सब कुछ समझने जैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल। अब वायुमंडल की सामान्य परिभाषा वही है किताबों वाली। पृथ्वी को चारों ओर से जो गैसों का आवरण घेरे हुए है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का मिश्रण है वो वायुमंडल कहलाता है। मगर ये वायुमंडल आया कैसे, ये गैस कहां से आ गई, इसके लिए आपको थोड़ा इसकी उत्पत्ति पर ध्यान देना पड़ेगा कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे और कब हो गई। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। आज से 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी जब बनी थी उस समय ये आग का गोला थी, पूरा एक जलता हुआ अग्निपिंड था। और उस समय ये जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है 24 घंटे में, घूर्णन जिसको आप कहते हैं, ये घूर्णन की स्पीड काफी ज्यादा थी। और जब घूर्णन की स्पीड ज्यादा हो जाती है किसी भी चीज की, तो यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो किसी भी चीज को बाहर की तरफ फेंकता है। एग्जाम्पल के लिए वॉशिंग मशीन में आप देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन में यदि एक रुमाल डालते हैं धोने के लिए पानी डाल के, तो वो जो बीच में मोटर है वो जब घूमेगी तो रुमाल आपका कॉर्नर कॉर्नर पे घूमेगा, यानी वो रुमाल को बाहर की तरफ फेंक रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। और पृथ्वी का ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, इस कारण पृथ्वी की जो अंदर से गैसेस निकल रही थी उनको ये बाहर फेंक देता था, यानी रोक नहीं पाता था, और वो गैसेस अंतरिक्ष में चली जाती थी। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल की कोई संभावना नहीं थी। मगर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, करोड़ों वर्ष लगे पृथ्वी को ठंडा होने में, और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। पृथ्वी ठंडी हुई तो इसका जो घूर्णन था, घूर्णन की गति कम हुई, और घूर्णन की गति कम होने से क्या हुआ, जो इसमें से गैसेस निकली उसको ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल ने रोक लिया। ग्रेविटेशन फोर्स ने उन गैसों को रोक लिया पृथ्वी के पास। ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये जो गोला है ये आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और इसी प्रकार इसने आसपास की गैसों को अपनी तरफ खींचा, पकड़ कर रखा और बांध कर रखा है। इसीलिए हमारा वायुमंडल बना। यानी वायुमंडल का कारण क्या है, तो वायुमंडल का कारण क्या बताएंगे आप, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा वायुमंडल बना, और ये बना है आज से 1 अरब वर्ष पहले। आज से 1 अरब वर्ष पहले इस वायुमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। मगर ये ग्रेविटेशन की वजह से आया है। इसका मतलब यह है कि जहां ग्रेविटेशन कम होगा, ना के बराबर होगा, वहां वायुमंडल नहीं होगा। यह बात सही है। फॉर एग्जाम्पल आप चंद्रमा पर देखिए, चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी से बहुत कम होता है। और इस कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से चंद्रमा वायुमंडल को रोक नहीं पाता, हवाओं को रोक नहीं पाता, गैसों को, और वो अंतरिक्ष में चली जाती है। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं है इसीलिए वहां दिन में जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वहीं रात में -100 डिग्री तक चला जाता है। और चंद्रमा पे इस प्रकार दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक प्रश्न का तो जवाब मिला कि वायुमंडल क्यों है, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण है। सर ने बताया गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बंधा हुआ है, वरना ये चला जाता अंतरिक्ष में। मगर क्या वायुमंडल में सिर्फ गैस है?
ये गैस तो मिल गई आपको, नंबर 1। इसके अलावा वायुमंडल में दो चीजें और हैं। दूसरा है जल वाष्प, वाटर वेपर। अब ये कहां से आई? ये इन्हीं गैसेस से बन गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिली तो वाटर वेपर बना, जल वाष्प बना इसी समय। और वो जल वाष्प पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण उसकी धरती पर गिरा पानी बनकर। और जल वाष्प जब गिरा तो धरती और तेजी से ठंडी हुई, गर्मी उसकी बाहर निकली। और इस जल वाष्प के कारण महासागरों की उत्पत्ति हो गई। जल वाष्प के कारण क्या बन गए? महासागर बन गए। आप देखिए क्या क्या बना है। स्थलमंडल पहले से था, उसके बाद आपने क्या बनाया? वायुमंडल। उसके बाद बना वायुमंडल। अब वायुमंडल के बाद क्या बना है? वायुमंडल के बाद जल वाष्प के कारण इस जल मंडल का निर्माण हुआ। जल मंडल, महासागर बने। अब तीनों चीजें आ गई आपके पास। स्थल मंडल है पहले से ही लावा से बना हुआ, वायुमंडल 1 अरब वर्ष पहले बना, और जल मंडल आ गया। इन तीनों से क्या होगा? इन तीनों के कॉमन एरिया में जीवमंडल कहलाएगा। यानी अब जीवमंडल बना है, यानी अब जीवन की शुरुआत होगी। प्लांट बनेंगे और जीवन की शुरुआत होगी। तो ये जल वाष्प भी आ गई। तीसरा है धूल के कण, डस्ट पार्टिकल। धूल के कण, अब ये कहां से आ गए? ये सब जो निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, इसी समय पृथ्वी ठंडी होने पर इसकी ऊपरी परत कड़क हुई और ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुए। और वॉल्केनो का जो विस्फोट हुआ उससे कई सारे डस्ट पार्टिकल हमारे वायुमंडल में चले गए। तो 3 चीजें होती हैं मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में। एक गैस, कई सारी गैसेस हैं, फिर उसके बाद वाटर वेपर, और उसके बाद धूल के कण। इन तीनों का ही अपना अपना महत्व है, जिसको हम किसी अन्य क्लास में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल को 2 डायमेंशन में पढ़ा जाता है। एक तो इसका संगठन पढ़ना पड़ता है और एक इसकी संरचना पढ़नी पड़ती है। संगठन और संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ये कंपोजिशन है। संगठन यानी इसमें क्या है? तो इसमें गैस है, जल वाष्प है और धूल कण है। 3 चीजें बताई। अब कई सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। इन सब गैसेस के बारे में, इनका क्या गैसेस का साइकिल है, ये गैसेस क्या काम करती है, हर गैस का अपना महत्व है। और गैस के अलावा जल वाष्प का भी अपना बहुत महत्व है। इसके बिना भी हमारे यहां जलवायु या मौसम नहीं बन सकते थे। और ये धूल के कण भी बहुत जरूरी हैं। तो इन तीनों को डिटेल में हम इस टॉपिक में देखते हैं। किस टॉपिक में? कंपोजिशन में। इसको हम कंपोजिशन में देखते हैं। ये हमारी क्लास सेकंड होगी। वीडियो क्लास सेकंड में हम कंपोजिशन की बात करेंगे और एक एक गैस के बारे में आपको समझाएंगे किसका क्या रोल है हमारे वायुमंडल में, हमारे जीवन में। तो आज का जो हमारा डायमेंशन रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर यानी वायुमंडल की संरचना कैसी है। बेसिकली 5 लेयर में पढ़ते हैं इसको, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखेंगे कि आज आपने बोला कि सर ने बताया 1 अरब वर्ष पहले वायुमंडल बन गया, तो क्या जैसा आज वायुमंडल है वैसा ही बन के तैयार हो गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस समय क्या था? प्लांट नहीं थे, ठीक है। और जल वाष्प के बनने से क्या आया? जलमंडल बना। और जलमंडल के बनने के बाद क्या बना? जीवमंडल। और जीवमंडल में क्या है? प्लांट, पौधे, वनस्पति। और जब प्लांट आएंगे, वनस्पति आएगी, तो वो जो आज आपके कंपोजिशन में आप देखते हैं ऑक्सीजन इतना %, नाइट्रोजन इतना %, क्या उस समय होगा? नहीं होगा। जब पेड़ पौधे आ जाएंगे उसके बाद गैसों की मात्रा बदलेगी। और आज का जो वायुमंडल है जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल कब आया? ये वायुमंडल आया 10,000 साल पहले।
साल पहले। मतलब आप कैसे बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति तो 1 अरब वर्ष पहले हुई थी, मगर आज जो वायुमंडल हमारे सामने है, एटमॉस्फेयर, इस रूप में इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 10,000 साल, आज से 10,000 साल पहले मानी जाती है। यह भी आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सामान्य जानकारी हो गई, वायुमंडल कैसे बना, गैसेस हैं, जलवाष्प है, धूल के कण हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात हम इस वीडियो में करेंगे और कंपोजिशन की बात हम इसी के बाद तत्काल जो वीडियो क्लास देंगे उसमें हम सारा कंपोजिशन की बात करेंगे। तो सब शुरू करते हैं। वायुमंडल की संरचना हम पढ़ने जा रहे हैं, संरचना। और संरचना में हर लेयर को आपको अच्छे से समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब आपने देखा पृथ्वी के आसपास ही हवा है, वायु है, ये मैंने बना दी हवा। अब ये हवा को हम 5 लेयर में बांटते हैं और इसी को बोल देते हैं वायुमंडल का स्ट्रक्चर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसका जो पहला मंडल है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। मैंने आपको ये बना दिया है। ये ट्रोपोस्फियर। इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले ये सबसे पहला मंडल है, ये ट्रोपोस्फियर, ब्लू कलर में मैंने बना दिया। अब ये कहां से शुरू होता है, कैसे? देखें, मैं धरती पे खड़ा हूं। अब यहां धरती से ऊपर देखें तो कितना ऊपर देखें? लगभग 16 से 18 किलोमीटर। 16 से 18 किलोमीटर जब आप ऐसे ऊपर जाएंगे सीधा, तो 18 किलोमीटर पे जो बॉर्डर बनेगी वहां तक क्षोभ मंडल है। अब इसकी सबसे पहली बात यहां पे लिखेंगे, क्षोभ मंडल की सारी बातें। क्षोभ मंडल, सबसे पहली बात आती है, इसका क्षोभ नाम पड़ गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपो। और मेरा निवेदन है आपसे कि इसको कभी हिंदी में मत पढ़ना, 1 नंबर गलत हो जाएगा। एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस में हिंदी वाले पेपर में इसे सिर्फ इंग्लिश टर्म से बोला जाता है, जैसे ट्रोपोस्फियर। भले ही वो हिंदी में लिख के देंगे, ऐसा लिखेंगे ट्रोपोस्फियर। तो आप याद रखेंगे, इसको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो ट्रोपोस्फियर की बातें सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रोपो का मतलब देखें या क्षोभ का मतलब देखें तो दोनों का एक ही मीनिंग है। वो मीनिंग है परिवर्तन, यानी चेंज। चेंज यानी परिवर्तन। ये इस मंडल में काफी परिवर्तन होता है। और किस प्रकार का परिवर्तन होता है? वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय बाधा उत्पन्न होती। देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसी का नाम हो गया परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल, क्योंकि काफी चेंजेस होते हैं इसमें। इसका दूसरा नाम है संवहनीय मंडल। संवहनीय मंडल। अब ये संवहनीय मंडल क्या होता है? संवहनीय मंडल को बोलते हैं कन्वेक्शन स्फीयर। कन्वेक्शन स्फीयर। अब इसको समझते हैं। तो इसको परिवर्तन मंडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो वायुमंडल में 5 लेयर हैं, आप इस तरह से समझिए, मेरे हाथ तक ट्रोपोस्फियर, उसके बाद दूसरी लेयर आएगी स्ट्रेटोस्फियर, और ऊंचा जाएंगे तो आइनोस्फियर, मिजोस्फियर, और मिजो के बाद आइनो, और आइनो के बाद एक्सो। देयर आर 5 लेयर्स, 5 लेयर्स हैं। तो ये सबसे पहली लेयर है, निचली परत। अब यहां पर क्या होगा? देखिए, जितना भी पृथ्वी पे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, धूल के कण, जो अभी आपने देखा, ये सब नीचे ज्यादा घने हैं, नीचे ज्यादा घनी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि जो भी पृथ्वी की गैसेस हैं उसमें से मैक्सिमम गैसेस नीचे ज्यादा है। और नीचे कौन सी गैसेस होंगी? जो भारी होंगी। ठीक है, जैसे CO2
कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, तो वो निचली परत पर मिलेगी। और ये वायुमंडल का जो ये वाला लेयर है, ये वाला, ये जो आप पढ़ रहे हो ट्रोपोस्फेयर, ये वायुमंडल का सबसे घना मंडल है। घना यानी यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। क्यों घनत्व ज्यादा है? क्योंकि लगभग 99% वाटर वेपर और डस्ट, कितना परसेंट? 99% जल वाष्प और धूल के कण केवल और केवल 10 किलोमीटर में ही बिछे हुए हैं। मतलब सारी जल वाष्प और सारे धूल के कण किस मंडल में? मैक्सिमम 90% ट्रोपोस्फेयर में है। दूसरी बात, जितनी गैसेस हैं, गैसेस में आप बात करें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों भारी गैसें हैं। इसमें CO2 सबसे भारी है। तो भारी गैसें भी नीचे ज्यादा है, मतलब निचली लेयर में गैसों का घनत्व भी ज्यादा है, जल वाष्प भी यहां पर ज्यादा है और धूल भी यहां पर ज्यादा है। इसीलिए यह सबसे घना मंडल कहलाता है, इसका घनत्व ज्यादा है। यहीं से दूसरी बात आप सीखेंगे, इस मंडल के ऊपर जाऊंगा तो गैसेस कम होंगी, और गैसेस की बात करूं तो गैसेस में भी 90% गैसेस, 90% गैसेस लगभग 32 किलोमीटर के नीचे ही होती हैं। यानी हम ट्रोपोस्फेयर अभी पढ़ेंगे 18 किलोमीटर तक। तो गैस और धूल कण, जलवाष्प, इनका घनत्व बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर में, आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वायुमंडल में डेंसिटी कम हो जाती है, हवाओं का घनत्व भी कम हो जाता है। पहली बात तो ये, डेंसिटी ज्यादा है। दूसरी बात, सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं, सूर्य से जो भी विकिरण आता है, अब सूर्य से जो भी विकिरण आएगा उसका प्रभाव भी इसी लेयर में सबसे ज्यादा है, एक। दूसरा, पृथ्वी से टकराकर जब वापस जाएगा पार्थिव विकिरण, उसका भी प्रभाव इसी लेयर में सबसे ज्यादा है। यानी इसी लेयर में जलवाष्प ज्यादा है, धूल ज्यादा है, गैसों का घनत्व ज्यादा है, बाहरी गैसेस नीचे हैं, सूर्य का प्रकाश जो आता है उसका प्रभाव इसी ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा है, और पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण जाता है वापस, उसका भी प्रभाव इसी क्षोभ मंडल में ज्यादा है। और इन सब के कारण क्या होता है? इन सब के कारण जितनी मौसमी गतिविधियां हैं, सीजनल एक्टिविटी, हमारी सारी मौसमी गतिविधियां, अब मौसमी गतिविधियां यानी आप इसमें सारी मौसम की बातें रख सकेंगे। जो आप ऊपर उठकर बादल देखते हैं, बादल इसी मंडल में बनते हैं। आप जो वर्षा देखते हैं, वर्षा यानी रेनफॉल, रेनफॉल भी इसी मंडल में होती है। बादल का बनना, वर्षा का होना, ओलावृष्टि होना या कोहरा पड़ना या किसी भी प्रकार का आंधी या तूफान आना, सारी मौसमी क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। ये पहली बात हो गई आपकी। और क्यों होती हैं? क्योंकि मौसमी क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जल वाष्प, जिससे बादल भी बनते हैं और वर्षा भी होती है। और मैंने आपको बताया वाटर वेपर यानी जल वाष्प 10 किलोमीटर के नीचे ही मैक्सिमम वाटर वेपर है। तो सारी मौसमी गतिविधियां इस मंडल में होती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परिवर्तन मंडल। क्या पड़ गया? परिवर्तन मंडल। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, कितनी है इसकी हाइट। देखें, ये पोल पर इसकी हाइट कम होती है, ये यहां से यहां, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, पोल पर इसकी हाइट मानी जाती है 8 किलोमीटर, लिख देते हैं 8 किलोमीटर। मगर जब ये इक्वेटर लाइन आती है तो इक्वेटर लाइन पे ये हो जाता है 16 से 18 किलोमीटर। ये दूसरी बात हो गई। तो अब दूसरी बात में क्या लिखेंगे? इसकी हाइट, ऊंचाई पोल पर, पोलर एरिया पर 8 किलोमीटर, मगर इक्वेटर एरिया पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत क्षेत्र में 16 से 18 किलोमीटर। अब ये दो हाइट क्यों है, इसको भी समझना, हर चीज को समझना जरूरी है। मतलब ये कि ये जो पोल दिख रहा है आपको, इस पे यदि हाइट इतनी है, अंदाज लगाइए 8 किलोमीटर, तो जब ये इधर आएगा तो इधर ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी।
क्षोभ मंडल की ज्यादा ऊंचाई कहां है? विषुवत पर 16 से 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए, आप सोचिए, ये जो पोल एरिया है, ये पोल एरिया है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये इक्वेटर एरिया है। ये बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला इक्वेटर के आसपास का, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है। अब ट्रॉपिकल क्षेत्र यानी यहां पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि यहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये क्षेत्र हो गया गर्म, बहुत ज्यादा, बीच का 0 डिग्री के आसपास। और जब ऊपर और नीचे की बात करूं तो सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं, ऊपर तक जाते जाते और नीचे तक, नॉर्थ और साउथ पोल पर बहुत तिरछी हो जाती हैं, तो इसीलिए वहां पर टेम्परेचर कम होता है। अब जब यहां पर धरती पर गर्मी होगी, यानी 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? लंबवत, ये रख दी मैंने सीधी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने से ये कैसा क्षेत्र हो गया? गर्म क्षेत्र हो गया। ये कैसा हो गया? ठंडा। तो ये जो गर्म क्षेत्र होता है, इससे धरती गर्म हो जाती है, धरातल, और धरातल से क्या होगा? हवा भी तो गर्म होगी, हवा में गर्मी रहेगी, उष्मा आएगी। इस उष्मा का हमारे वायुमंडल में ये उष्मा ऊपर की तरफ जाती है, यानी धरती पर जो उष्मा है वो गर्म होकर, उष्मा जो है वो ऊपर की ओर जाएगी। किस विधि से जाएगी? संवहन की विधि से। संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है हमारा वायुमंडल इसी विधि से गर्म और ठंडा होता है। संवहन, संचालन और विकिरण, ये 3 चीजें होती हैं। तो संवहन विधि से उष्मा क्या होती है? उष्मा ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की लेयर को भी गर्म करती है, और ऊपर की जो ठंडी लेयर है वो नीचे आती है। तो ये प्रक्रिया चलती है। इसको बोलते हैं कि यहां पर जो पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण या संवहनीय जो धारा है, जो कन्वेक्शनल करंट है, संवहनीय धारा है, वो उष्मा को ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे। कहां पर? इक्वेटर पर। इसीलिए यहां पर इक्वेटर पर इसकी हाइट ज्यादा हो जाती है और पोल पर इसकी हाइट कम हो जाती है। क्या कारण देंगे? पोल पर, इक्वेटर पर इसीलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि संवहनीय धाराएं जो हैं, कन्वेक्शनल करंट जो हैं, वो उष्मा को ज्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं, और इसीलिए, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है ये यहां पर 16 से 18 मानते हैं और यहां 8 किलोमीटर मानते हैं। इसका दूसरा माइनर रीजन एक और है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी आपने सुना होगा फिजिक्स में, या जानते होंगे, इस इक्वेटर पर कम है और इस पोल में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। तो जब ज्यादा ग्रेविटेशन होगा तो वो चीज को अपने पास बांध के रखेगा, और थोड़ा कम होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगी। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचना। यदि इस पोल पर ज्यादा ग्रेविटेशन है तो यह हवा को जोर से पकड़ के रखेगा, और इस पर कम गुरुत्वाकर्षण है तो ये थोड़ा कम ताकत लगाएगा, बाहर तक जाएंगी हवाएं। तो ये 2 कारण है, माइनर कारण, मगर मेजर कारण इसका देंगे कि संवहनीय जो करंट होते हैं वो उष्मा को ऊंचाई तक ले जाते हैं। इसका मतलब ये कि एक ही समय पर ट्रोपोपाज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई लिए रहेगा, नॉर्थ में अलग, पोल पे अलग, इक्वेटर पे अलग। दूसरी बात, ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की जब आप बात करेंगे तो गर्मियों में ये क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक है, उष्मा ऊपर तक जा रही है संवहन क्रिया से, और शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। इसीलिए यहां पर भी 16 से 18 किलोमीटर माना जाता है। तो ये दूसरी बात हो गई कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर। तीसरी बात, ये सबसे निचला मंडल है। ये तो सिंपल सी बात है, सबसे निचला मंडल, सबसे नीचे, धरती के निकट का मंडल, धरातल से निकट है। अब धरातल से निकट में मैंने बता दिया क्या क्या कारण याद रखेंगे। सारी भारी गैसें यहीं पर हैं, तो लिख देते हैं भारी गैसें नीचे होंगी जिनमें वजन ज्यादा होता है। भारी गैसें जैसे CO2 को आप हमेशा फर्स्ट पे रखेंगे,
CO2 सबसे ज्यादा भारी गैस है जो इसी मंडल में मैक्सिमम परसेंट में पाई जाती है। इसके अलावा अदर में आप नाइट्रोजन प्लस O2 को भी रख सकते हैं। अब ये भारी गैसेस ज्यादा हैं और इन गैस से भी ज्यादा भारी धूल के कण भी है। धूल के कण भी नीचे इसी लेयर में है, जलवाष्प भी इसी लेयर में है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस लेयर में घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ऑफ गैसेस ज्यादा होती हैं। यानी वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हो गई तीन बात सॉरी, चौथी बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक विशेषता है कि इस स्फीयर में, इस क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान डिक्रीज होगा, गिरेगा, कम होगा। ये तापमान वाली बात आपको याद रखना, क्योंकि हर मंडल में तापमान अलग है, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। इसी कारण डेंसिटी के कारण, टेम्परेचर के कारण, अलग अलग मंडल में अलग अलग गुण धर्म हैं। इसके कारण इसको 5 लेयर में हम लोग पढ़ते हैं कि हर लेयर की अलग विशेषता होती है। तो क्या बोलेंगे अगली बात बोलेंगे तापमान गिरेगा, तापमान कम होगा। अब ये जो कम होता है इसकी रेट, एक क्वेश्चन फिक्स है प्रीलिम्स में कि किस रेट से गिरता है, तो आपको ये रटना पड़ता है। 165 मीटर यदि ऊपर जाओगे, किलोमीटर नहीं है मीटर है, 165 मीटर, ये 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर, और 165 जाओगे 1 डिग्री फिर कम हो जाएगा, और 165 जाओगे 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये तापमान कम 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो एग्जाम में उसको कन्वर्ट करके किलोमीटर में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, 6.5 6.5 डिग्री 1 किलोमीटर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर गिरता है। और इसके एक टर्म याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य ह्रास दर बोलते हैं इसको। ह्रास यानी कम होना, सामान्य ह्रास दर, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसको इंग्लिश में भी याद रखना, नॉर्मल लैप्स रेट, जो लैप्स हो रहा है उसके बारे में। तो ये हो गई आपकी 4 बातें। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है, ये हमारे लिए क्या करता है, ये हमारे लिए ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं इसको। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसका मतलब होता है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसके बाद वाले चैप्टर में कंपोजिशन पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, तो वहां हम इसको बहुत डिटेल में समझाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब इसी चीजों से जुड़ा है। अभी इतना याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या विशेषता होती है, CO2 की। CO2 की एक सबसे मुख्य विशेषता है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनको CO2 जाने तो देती है, ये चली गई नीचे, मगर जब पृथ्वी से टकराकर अवशोषित होने के बाद बची हुई पृथ्वी से टकराकर जब वापस जाती हैं, तो इनमें से कुछ को जाने देता है, कुछ को वो रोक लेता है। मतलब सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देता है, मगर पृथ्वी से टकराकर जब जाती हैं तो उनमें से कुछ की मात्रा को रोक लेता है। क्यों रोकता है? ताकि हमारी पृथ्वी पर एक टेम्परेचर बना रहे, एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए। यदि एवरेज टेम्परेचर नहीं होगा तो हम, आप, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मर जाएंगे। हमारे शरीर को एक नियत तापमान चाहिए। हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये पृथ्वी का टेम्परेचर है, अलग से याद रखना। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य से आने वाली किरणों को आने देगा, मगर वापस जाते समय कुछ को रोक लेगा। अब किरणों को रोकेगा तो क्या होगा? पृथ्वी गर्म बनी रहेगी, टेम्परेचर बना रहेगा।
यदि इतना टेम्परेचर भी नहीं हुआ, वापस पूरी किरणें को जाने देगा तो पृथ्वी हो जाएगी ठंडी और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। क्योंकि इस नॉर्मल जो टेम्परेचर चाहिए उसी टेम्परेचर से हम जीव जंतु पेड़ पौधे हमारा अस्तित्व है, हमारे अंदर प्रजनन क्षमता उसी की वजह से आती है। तो ये हमारे जीवन का आधार है एक प्रकार से। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी CO2 नहीं होगा, CO2 नहीं होगा तो पृथ्वी पर एक औसत तापमान टेम्परेचर नहीं बन पाएगा और मानव का जीवन यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा, किसी भी प्रकार का जीवन। इसीलिए ये एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। कोई पूछेगा ग्रीन हाउस क्या है तो बोल देना सूर्य की जो किरणें हैं, सौर्यिक विकिरण के लिए ये पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए ये क्या है, अपारदर्शी। यानी पृथ्वी वाले विकिरण को जाने नहीं देता, सूर्य वाले को आने देता है। और ये काम ट्रोपोस्फेयर में हम लिख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, मगर वास्तव में ये काम कर कौन रहा है, ये काम है CO2 का। किसका काम है, CO2 का। ये CO2 के बारे में आप एक लेक्चर में पढ़ेंगे अगले में। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ज्यादा हो जाए तो भी खतरनाक है, कम हो जाए तो भी खतरनाक है। इसीलिए नेचर में छेड़छाड़ नहीं करना है। क्योंकि अभी आपने देखा CO2 का क्या फायदा, पहला कि CO2 होगी तो पृथ्वी पर तापमान बना रहेगा, पृथ्वी का तापमान बना रहेगा, पृथ्वी पर नियत तापमान जितना जरूरी है नियत तापमान बना रहेगा। मगर यही CO2 का कार्बन चक्र है, ये वायुमंडल से आती है और वापस वायुमंडल में साइकिल बना के रखी है नेचर ने हर चीज की। नाइट्रोजन की साइकिल है, O3 और ओजोन की साइकिल है, ओजोन को कैसे वापस रिकवर करना है। मगर उस साइकिल में हम छेड़खानी कर देते हैं। जैसे अब प्रकृति की कार्बन साइकिल तो है कि CO2 आएगा और वापस प्रकृति में कैसे जाएगा, ये हम अगले चैप्टर में बताएंगे। मगर हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा हमारी गतिविधि क्या, हम वनों को काट देते हैं, विनाश कर देते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, प्रकाश संश्लेषण। तो ये गैस काय के काम में आ रही है, प्रकाश संश्लेषण भी यही करती है। प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और जब पौधे भोजन बना लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उस ऑक्सीजन को हम सांस लेने में हमारे लिए जीवनदायिनी हो जाती है। तो पृथ्वी पर CO2 का महत्व क्या है, एक तो वो टेम्परेचर बनाकर रखती है, दूसरा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम यदि वनों का विनाश करेंगे, वनों को काटेंगे और जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स फ्यूल है, उनको हद से ज्यादा जलाएंगे, खूब लकड़ी कोयला पेट्रोल जलेगा, खूब गाड़ियां चलेंगी, तो क्या होगा, तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी और CO2 बढ़ेगी तो गर्मी करेगी और गर्मी करेगी तो होगा वही नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघलेगी। और जब ये बर्फ पिघलेगी आप बोलेंगे पूरी दुनिया गर्म हो रही है, तो इसी को बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो CO2 अच्छी भी है, किस मामले में, हमको प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए ही चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी CO2 चाहिए ताकि हमारे यहाँ बहुत सारा प्रकाश संश्लेषण हो, हमारे खूब प्लांट बढ़े। जब ज्यादा CO2 हो जाएगी तो पृथ्वी पर बर्फ पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग बनेगा, जो इक्वेटर एरिया वो डूब में चला जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और पूरी पृथ्वी पानी से ढक जाएगी जिस दिन बर्फ पिघल गई। और भगवान विष्णु का कथन सही हो जाएगा कि 10वें अवतार के समय पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक बात और, सामान्य रूप से प्रश्न आता है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं। देखिए यहां हवाई जहाज नहीं उड़ेगा क्योंकि यहां गड़बड़ ज्यादा है। गड़बड़ यानी धूल भी है, जलवाष्प भी है, हवाएं भी हैं, घर्षण बहुत होगा और डिस्टरबेंस होगा। फिर भी आपको याद रखना है कि जो घरेलू विमान होते हैं, घरेलू विमान, घरेलू यानी डोमेस्टिक, आपको मुंबई जाना है, मुंबई से आपको लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, यदि भारत में आसपास कहीं शहरों में जाना है, तो जो हमारे हवाई जहाज होते हैं वो भी इसी विमान
इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। मगर कौन से? घरेलू। मगर जो इंटरनेशनल विमान होते हैं उनके लिए ऊपर जाना पड़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो यहां नहीं उड़ाए जा सकते क्योंकि उनकी लंबी दूरी होती है और यहां पर बहुत डिस्टरबेंस है, घर्षण होगा, इसीलिए यहां पर। फिर भी याद रखेंगे डोमेस्टिक जो एयर सेवाएं होती हैं वो इसी मंडल में ऑपरेट की जा सकती हैं, घरेलू विमान यहां उड़ाए जा सकते हैं। अगली बात, तो अब लेते हैं दूसरी लेयर जिसका नाम है समताप मंडल। इसको देख लीजिए, आप वापस से देखकर इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, मेन पॉइंट। सारे मेन पॉइंट कॉपी में लिख लिया करो ताकि बाद में याद करने के लिए आपको आसानी रहे। अब दूसरी बात आती है, दूसरे का नाम है, दूसरे मंडल का समताप मंडल। समताप मंडल इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी तो हाइट कम ज्यादा है। विषुवत पर इसकी हाइट सर ने बता दी 16 से 18 है, ये रही। और पोल पर इसकी हाइट देख लीजिए आप, कम हो गई है 8 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर का जो मंडल होगा उसकी भी हाइट में दिक्कत आएगी, मगर उसकी ऊपरी लेयर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ये इसके ऊपर का जो लेयर है इसका नाम समताप मंडल है, और समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर तक माना जाता है। ये दूसरी लेयर आ गई 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल कहां तक माना जाता है? 50 किलोमीटर तक। अब देखेंगे, जब पोल पे 8 किलोमीटर है ट्रोपोस्फेयर, तो 8 से 50 तक जाएगा, और इक्वेटर पर ट्रोपो ज्यादा है 16 से 18, तो यहां 16 से 50 या 18 से 50 तक जाएगा। तो अब आप खुद देखिए कहां पर ज्यादा इसकी मोटाई होगी? पोल पर। कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं। जैसे इसकी मोटाई इक्वेटर पर ज्यादा है, किसकी? ट्रोपोस्फियर की। आप मेरे हाथ से देख लीजिए, इक्वेटर पर मोटाई ज्यादा, पोल पर कम। इसका अपोजिट बोलना पड़ेगा स्ट्रेटो में। क्यों? क्योंकि पोल कम है तो यहीं 8 से शुरू हो गया, स्ट्रेटो यहां तक जाएगा। तो आप बोलेंगे पहली बात, ये पोल पर, पोल यानी ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, पोल पर इसकी मोटाई ज्यादा है, प्लस का साइन लगा दिया, और विषुवत पर ये कम मोटी है, विषुवत पर कम है इसकी मोटाई। ये तो हुई पहली बात। कहां तक माना जाएगा? 50 किलोमीटर तक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई है, ध्यान देंगे। ये जो ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ, इसके बाद एक सीमा आएगी, ट्रोपोसीमा यानी क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज। अब हर मंडल के बाद ये सीमा बनती है। ये सीमा क्यों बनती है? क्योंकि ये सीमा ट्रोपोपाज बताता है कि यहां से ट्रोपोस्फेयर खत्म और यहां से स्ट्रेटो। एक मंडल आएगा, फिर एक बॉर्डर बनेगी, फिर एक मंडल आएगा, फिर एक बॉर्डर बनेगी। हर बॉर्डर को आप पास के नाम से बोलते हैं, ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मिजोपाज। तो ये ट्रोपोपाज में यहां पर लिख देते हैं ट्रोपोपाज, आप नोट कर लीजिएगा, ट्रोपोपाज यानी क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। सिर्फ एक बात यहां पर याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 18 और 8 किलोमीटर, इसके ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर मोटाई है इसकी। इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी वाली बॉर्डर 1.5 से 2 किलोमीटर की जो मोटाई वाली लेयर है वो क्षोभ सीमा है। उसके बाद क्षोभ समताप मंडल शुरू होता है। तो इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर। अब देखना सबसे अच्छी बात, अब बताइए टेम्परेचर क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था।
धीरे धीरे ऊंचाई के साथ साथ जाते थे तो टेम्परेचर कम हो जाता था। 165 मीटर हाइट पर जाएंगे तो कम हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर हमने कितना देखा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। तो फिर यहां क्या होता है, यहां पर आकर जो टेम्परेचर गिर रहा था वो गिरना बंद हो जाता है। मतलब जो टेम्परेचर में गिरावट चल रही थी क्षोभ मंडल में, वो गिरावट अब बंद हो गई है। तो यहां पर बहुत लो टेम्परेचर तक चला जाएगा। क्यों? आप हर 1 किलोमीटर पे तो आप टेम्परेचर गिरा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, पोल वाले एरिया में और इक्वेटर वाले एरिया में अलग अलग टेम्परेचर आपको अप्रॉक्स याद रखना है। कौन कौन सा, देखिए अब ये यहां पर टेम्परेचर, अभी तक आपने जियोग्राफी में सब जगह यही पढ़ते हैं, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा, मगर अब यहां क्या आएगा, इक्वेटर पर टेम्परेचर कम है, लगभग -80 डिग्री, माइनस में 80 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है। कहां? इक्वेटर पर। ये यहां पर ट्रोपोपाज, ट्रोपोपाज, वो भी ट्रोपोपाज कहां पर? इक्वेटर पर। और ये ट्रोपोपाज जब यहां बनेगी तो यहां पर पोल पर इसका टेम्परेचर हो जाएगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। इक्वेटर पर टेम्परेचर, ठंडा क्षेत्र है इक्वेटर, और पोल थोड़ा कम ठंडा है। पहली बार ही ऐसा हुआ होगा भूगोल में, वरना हर बार तो ऐसा ही होता है कि इक्वेटर पर तापमान ज्यादा, पोल पर कम, पोल पर बर्फ पड़ी है, सूर्य का प्रकाश। मगर यहां बात अलग है, यहां हम डिक्रीज होते आ रहे हैं। तो अब देखिए 1 किलोमीटर में डिक्रीज करूंगा, फिर 1 किलोमीटर, फिर एक, तो भैया ये तो 18 किलोमीटर मोटाई है, ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर है, तो गिरते गिरते बहुत गिर जाएगा। और यहां की मोटाई कितनी है? केवल 8 किलोमीटर, पोल एरिया की 8 किलोमीटर है, तो यहां पर उतना नहीं गिर पाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर मोटाई खत्म, ट्रोपोस्फीयर खत्म। तो इसलिए याद रखेंगे, उल्टा है, इसलिए गलत मत करके आना एग्जाम में, नहीं तो एग्जाम में आप बता दें कि पोल पर 80 मिलेगा, -80, इक्वेटर पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पोल पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे इसमें एक बात तो आपने सिर्फ ये याद रखी, और दूसरी बात आपको याद रखना है जेट स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम ये पृथ्वी की वायु राशियां हैं। जेट स्ट्रीम पृथ्वी से चलने वाली, धरती से उठने वाली ये संवहनीय धारा है। जेट स्ट्रीम एक हवा का नाम है, जिसको आप किसी अन्य चैप्टर में, क्लाइमेट में हम इसको देखेंगे। हमारे मानसून पर, क्लाइमेट पर इसका बहुत प्रभाव है। तो बहुत तेज गति से चलने वाली एक हवाएं होती हैं जिनका नाम है जेट स्ट्रीम। तो ये तीनों बातें नोट कर लेना, मोटाई, टेम्परेचर और जेट स्ट्रीम। तो इसको मैं वापस से मिटा देता हूं, ये छूट गया था। अब आगे चलते हैं, अब आ जाओ अपने समताप मंडल पर। समताप मंडल की अब हम बात करते हैं। समताप मंडल मैंने बताया 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट मानी जाती है। ये अब हम चले गए हैं 50 तक, 50 किलोमीटर। अब समताप मंडल की क्या क्या विशेषता? सबसे पहली विशेषता, सबके नाम में ही उनका काम छुपा होता है। जैसे क्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, हलचल, परिवर्तन, तो वहां सब परिवर्तन ही हुआ है। मौसम में बादल बनना, सारे प्रकार के बादल बनते हैं वहां। तो यहां समताप का मतलब होता है समान ताप, मतलब ना तो तापमान बढ़ेगा ना तापमान घटेगा। मगर ऐसा पूरे समताप मंडल में नहीं होगा, यह गलती होती है, ध्यान रखना। समताप मंडल की जो निचली लेयर है, अब निचली लेयर कहां से लाऊं? ये 8 से चलूं तो यहां पर निचली लेयर, और ये 16 से चलूं तो यहां। समताप मंडल की जो निचली परत है, जो ट्रोपोपाज, क्षोभ सीमा से लगी हुई है, यहां पर तापमान ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया समताप मंडल। मगर समताप मंडल क्यों? क्योंकि निचली सीमा पर टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। मगर निचली सीमा के जैसे ऊपर जाऊंगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, जिसको आप कहेंगे ओजोन लेयर, यहां पर आपको मिल जाएगी। और ये ओजोन लेयर के बारे में जितना ही जाने उतना ही कम है। ये रही ओजोन लेयर।
ये मैंने बना दी ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारे मानव समाज के लिए, हमारी पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए, हमारे लिए। ये रही ओजोन लेयर O3। ये ओजोन लेयर, फिर से बात करें तो समताप मंडल की निचली सीमा पर तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसीलिए इसको समताप मंडल बोला। मगर इस निचली सीमा के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ओजोन लेयर आ जाएगी। ओजोन लेयर सबसे ज्यादा लगभग 20 से 22 किलोमीटर पर बहुत ज्यादा मोटी है, और ओजोन लेयर भी कम ज्यादा होती रहती, सिकुड़ती फैलती रहती है। वो उसको कंपोजिशन वाले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तो ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, सबसे पहले तो ये बात क्वेश्चन आ जाती है, ओजोन लेयर कहाँ है, इसी मंडल में। अब ओजोन लेयर करती क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने बचपन से सुना है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज मतलब पैराबैंगनी किरणों को वो सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। किसको, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। इसीलिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है ओजोन लेयर की उपस्थिति के कारण। अब हम कंपोजिशन वाले टॉपिक में देखेंगे कि वास्तव में जो ओजोन लेयर है O3, O3 के पास जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो ये O3 टूट जाता है। ओजोन लेयर के कण जो होते हैं वो टूटते हैं और O2 और O में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी में ये अल्ट्रावायलेट रेज की पावर खत्म हो जाती है और ये यहीं पर समाप्त हो जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज में भी, पैराबैंगनी किरणों में भी कुछ जो होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, वो पृथ्वी पर भले ही आ सकती हैं, मगर जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जहरीली होती हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने की पूरी जवाबदारी किसने ले रखी है, ओजोन लेयर ने ले रखी है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये O3 जब अल्ट्रावायलेट रेज पे टक्कर मारेगी, इससे टकराएगी, तो O3 टूटकर O2 और O में परिवर्तित हो जाएगा। ये दिन में ऐसा होगा जब सूर्य का प्रकाश होगा, मगर रात में जो वातावरण की ट्रोपोस्फेयर की हमारी O2 है, ये O2 फिर ऊपर चली जाएगी और फिर उसको O3 में बदल देगी। तो ये कम ज्यादा इसकी लेयर होती रहती है ओजोन लेयर। मतलब ओजोन की भी एक साइकिल है, नेचर ने सबकी साइकिल बना रखी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ओजोन साइकिल। मतलब प्रकृति खुद ही उसको नीचे लाती है, खुद ही ऊपर भी पहुंचाती है, प्रकृति को सब कुछ मालूम है, मगर मनुष्य ज्यादा होशियारी करते हुए इसको भी विनाश करते जा रहा है। क्योंकि ओजोन लेयर सबसे पहली बात पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो क्या होता, तो बहुत सारी परेशानी होती। सबसे मुख्य परेशानी ये जहरीली है, ये स्किन कैंसर करती हैं, चर्म रोग उत्पन्न करती है, स्किन के कैंसर से लोगों की मृत्यु होती। और इसके अलावा ये बहुत गर्म भी होती हैं, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग में भी काम इनका रोल हो जाता। यानी अल्ट्रावायलेट रेज यदि आ जाती तो एक तो स्किन कैंसर का भी खतरा होता, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग में भी ये अल्ट्रावायलेट रेज अपना कंट्रीब्यूशन करती। और ये पैराबैंगनी किरणें जो हैं, ये पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाने वाला काम पूरा किसने कर लिया, ओजोन लेयर ने हमको बचाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं संरक्षी लेयर, संरक्षण की लेयर, प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं, संरक्षण मंडल। मंडल ना बोले, लेयर बोले तो ठीक है, क्यों स्फीयर नहीं है, वो स्ट्रेटोस्फीयर का एक पार्ट है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये संरक्षण मंडल कहलाता है। दूसरी बात, ये जो O3 टूटता है O2 में और O में, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कई बार इसको रासायनिक मंडल भी बोल देते हैं, हम पढ़ के नहीं जाते तो गलत हो जाता है। रासायनिक मंडल, रासायनिक मंडल इसी का नाम है, और प्रोटेक्शन जोन भी इसी का नाम है। अब अगली बात क्या है, ये ओजोन लेयर को भी हम मानव छोड़ेंगे नहीं। मानव क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीना है, ठीक है,
एसी चालू कर दो, गर्मी लग रही है, तो फ्रिज, एसी, ऐसे कई हमारे जो उपकरण हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है और वो वायुमंडल में जब जाती है ओजोन लेयर के पास, जब वो लगभग ऊंचाई पर जाएगी तो वो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। और फिर ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर उसकी वजह से पतली हो जाती है, पतली हो जाती है, और जब वो पतली हो जाएगी तो फिर वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने में संभव नहीं रोक पाएगी। अब CFC सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दुनिया के कई देश इसके लिए भी चिंतित हैं, और एनवायरमेंट की क्लास में आप देखेंगे कि इसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी मीटिंग्स होती है, कई सारी ट्रीटीज होती हैं, सम्मेलन होते हैं, जिस पर ओजोन लेयर पर हम ओजोन लेयर को बचाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हैं। अब ये ओजोन लेयर में भी बहुत समस्या है कि ये धीरे धीरे इसका विनाश ज्यादा हो रहा है, और अंटार्कटिका के आसपास इसमें छिद्र बन रहा है, और अंटार्कटिका के आसपास ये ज्यादा परेशान कर रही है, ज्यादा मात्रा में इसमें ओजोन छिद्र बोला जा रहा है। दूसरी बात, पृथ्वी के 60 से 65 डिग्री पर इसका प्रभाव ज्यादा है, ओजोन का ज्यादा क्षरण हो रहा है, तो ओजोन लेयर को भी बचाना हमारी जवाबदारी है। और ऐसा नहीं है कि केवल CFC, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानों में ये बाद में बताया गया कि जो आर्गन है और मीथेन गैस है, ये भी मीथेन गैस भी इस ओजोन लेयर को क्षरण करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। अब ये मीथेन कहां कहां से निकलती है आप देख लीजिए, गोबर से निकलेगी, चावल की खेती से निकलेगी, तो कई सारे कारण हैं, मगर मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो होती है वो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये आपको पूछा जाएगा ओजोन लेयर कहां मिलती है, तो आप बता देंगे समताप मंडल में। अब अगली बात, अब आपने देखा इस मंडल में, मैंने आपको बताया निचले मंडल में सब कुछ था, संवहनीय धाराओं का प्रभाव तेज था, पार्थिव विकिरण तेज था, सूर्य की विकिरण का प्रभाव था, जलवाष्प थी, धूलकण थी, मगर इस मंडल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मंडल में किसी प्रकार का मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का सीजनल परिवर्तन या किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता, इसीलिए मुख्य रूप से जो हवाई जहाज होते हैं वो यहीं उड़ाए जाते हैं। तो ये बात पूछी जाती है, हवाई जहाज, हवाई जहाज, अभी मैंने बताया था आपको, जो घरेलू हवाई जहाज हैं आसपास जाते हैं वो आप ट्रोपोस्फेयर में उड़ा सकते हो, मगर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज होते हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात पूछता है। अगली बात, टेम्परेचर के बारे में पूछेगा। टेम्परेचर आप बोलेंगे बढ़ेगा, मैंने आपको बताया निचली सीमा में थोड़ा रुकता है, बाकी ओजोन लेयर आती है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मतलब अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, कहां पर आ गए थे आप आ गए थे -80 पर, -45 पर, मतलब ये माइनस से वापस 0 पे आएगा, फिर प्लस जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू, ये टेम्परेचर हाइट के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ यहां भी तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता चला जाता है। अब बात करें कि ये टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक इसकी सीमा नहीं आ जाएगी, यानी स्ट्रेटोपाज आएगा। जो आप समताप मंडल पढ़ रहे हैं, समताप मंडल की जो सीमा आएगी वो क्या कहलाएगी, समताप की सीमा। तो लिख देते हैं, अब आपकी तीसरा लेयर चालू होगी, ये आ गई इसकी पतली सी सीमा, सबकी अपनी अपनी पॉज आएगी, ठीक है। ट्रोपोपाज के बाद ये आ गया स्ट्रेटोपाज, ये स्ट्रेटोपाज होगा। अब दूसरी बात कि ट्रोपोपाज में, इसमें याद रखेंगे
ट्रोपोपाज के बारे में ज्यादा नहीं है, एक ही लाइन है, सॉरी स्ट्रेटोपाज, समताप सीमा। यहां पर कई बार एग्जाम में टेम्परेचर पूछ दिया जाता है कि जो समताप मंडल की समताप सीमा है, इस समताप सीमा में कितना आपका टेम्परेचर होगा, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री पर यहां आ जाती है स्थिति, यहां स्थिति काय की जाती 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात पूछी जाती है। कैसे 0 आप अंदाज लगा सकते हैं, -80 और -45 से आप चल रहे हैं, तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा तो 0 पे आएगा, उसके बाद ही प्लस पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समताप सीमा पर हमारे वायुमंडल का तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इतना आपको याद रखना है समताप मंडल के बारे में। आगे बात करेंगे। अब तीसरा मंडल आपका आता है, वो होता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल हो जाता है, मध्य मंडल। अब तीसरे मंडल का नाम सुन लीजिए, इसकी हाइट सुन लीजिए, और एक बात इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको देख लीजिए। ये आया तीसरा मंडल, ये जाएगा 80 किलोमीटर तक, मतलब 50 से 80। नाम है इसका मेसोस्फीयर। सबको इंग्लिश में करेंगे। ट्रोपो 1 हो गया, उसके बाद स्ट्रेटो 2 हो गया, उसके बाद मेसो आएगा। मेसो को हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल, MESO, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, मेसोस्फीयर में फिर वही बात थोड़ा सा समझ के चलें। क्या हुआ था टेम्परेचर में, ट्रोपो में टेम्परेचर घटा था, आपको याद है 165 मीटर पर। घटने के बाद क्या हुआ, बढ़ा, तो मैं लिखते जाता हूं, -T-, अगली लेयर में T+, अब फिर नंबर डालना आप T-, मतलब इस लेयर में फिर से टेम्परेचर गिरेगा। तो फिर लिखते हैं ऊंचाई के साथ साथ, अच्छा ऊंचाई कहां से कहां तक मानेंगे, 50 से 80 किलोमीटर इसकी मोटाई है, मोटाई बोले या ऊंचाई बोले। अब दूसरी विशेषता, तापमान गिरता है, कम होता है, जैसा कि ट्रोपो में हो रहा था, तापमान कम होता है। यह बात याद रखेंगे। दूसरी बात, अब ये धीरे 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 इतना कम हो जाता है कि जब इसकी बॉर्डर आएगी, बॉर्डर मतलब मैं बॉर्डर बोल रहा हूं, आपको मालूम है मेसोपाज बोलेंगे उसको, मध्य सीमा। सबकी पॉज बनाई हमने, ये इसकी पॉज आ गई, ये इसकी सीमा आ गई, ठीक है। तो लिख देता हूं, टेम्परेचर कम होता तो यहीं पर लिख देता हूं, मध्य सीमा जब आएगी यानी मेसोपास आएगा तो टेम्परेचर हो जाएगा -100 डिग्री। ये बात पूछी जाती है, यहां पर यह बात पूछी जाती है। लिख देता हूं, यहां भी लिख सकते हो, इसकी सीमा पे यहीं लिख लो याद करने के लिए, -100, आपको याद आ रहा होगा। स्ट्रेटो की सीमा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों आपको याद रखना है। और यहां की सीमा ट्रोपो की मैंने बता दिया था, यहां इक्वेटर पर -80 और यहां -45। ये सारे टेम्परेचर लिख दिए मैंने। प्लस होके 0 डिग्री पे जाएगा, और अब इतना माइनस हो जाएगा कि मध्य सीमा तक आते आते कितना हो गया, वो -100। बोल देना पूरे वायुमंडल का, जितना भी वायुमंडल हम पढ़ेंगे, वायुमंडल का लोएस्ट टेम्परेचर है ये, निम्नतम ताप यहीं पर मिलेगा। ये क्वेश्चन स्टार लगा के दे रहा हूं, कभी भी पूछेगा पूरे वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहां पर होता है, तो आप बोलेंगे मध्य सीमा में होता है, यानी मध्य मंडल की आखिरी लेयर मध्य सीमा में होता है। और मध्य सीमा में यह तापमान कितना हो जाता है बेटा, -100 डिग्री हो जाता है। अब एक बात और याद रख लीजिए, मध्य सीमा में कुछ नहीं है, यहां पर उल्काश्म की क्रिया होती है। ये उल्काश्म क्या है, देखिए पृथ्वी के अलावा हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड, चट्टान के टुकड़े, धूल गैस के कण घूम रहे हैं। इनमें कुछ को आप बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। उन्हीं में कुछ जो होते हैं उनको आप बोलते हैं उल्का।
तो उल्का एक पिंड है जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते कई बार क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो रास्ते में कोई उल्का पिंड आ जाता है। वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पृथ्वी में अंदर आ जाता है। अब अंदर आता है तो क्या होता है, उल्का, उल्का उसको बोलते हैं। मगर जब वो मध्य मंडल में आता है तो यहाँ वो हवा के कणों से टकराता है और हवा के कणों से टकराकर वो एक लाइट उत्पन्न करता है, और लाइट उत्पन्न करता है, आग लगती है, और कई बार जब छोटे उल्का पिंड होते हैं तो वो इसी मंडल में जलकर भस्म हो जाते हैं। मतलब उल्का जब जल जाए और भस्म हो जाए तो उसको उल्काश्म बोलते हैं। मगर कई ऐसे रहते हैं जो नहीं जल पाते, वो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं धड़ाम से, और वो उल्का पिंड कहलाते हैं। और ये उल्का पिंड की घटना होती रहती है बहुत ज्यादा, और इससे हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है, मास में। और ये उल्का पिंड भी हमारे लिए हार्मफुल है। साइबेरिया में ज्यादा आते हैं, और साइबेरिया में जब उल्का पिंड गिरा था तो कई सारे लोगों की उसमें जान चली गई थी। तो याद रखेंगे, उल्काश्म की घटना कहां पर होगी, उल्काश्म की घटना होगी मिजोपास में। उल्काश्म मतलब उल्का का जल जाना, उल्का का जलना। कई बार हमारे यहां इसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो ध्यान रखेंगे, ना तो ये तारा है और ना ये टूट रहा है, क्योंकि कोई तारा इतनी अंदर आएगा ही नहीं। एक ही तारा बैठा है, सूर्य, वही काफी है। और टूटता हुआ तारा समझकर आंखें बंद करके अपने लिए मनोकामना मांगना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखें आगे से, ना तो वो तारा है और ना ही वो टूट रहा है। जब वो घर्षण करता है हवा में तो आग निकलती है, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट गया। काफी समय पहले तक हमारे भूगोल में यही बात मानी भी जाती थी, मगर बाद में अध्ययन हुआ कि ऐसा कोई तारा नहीं है जो टूट रहा है। तो ये उल्काश्म की घटना। एक बात और, यहां पर अब बादल की तो सारी व्यवस्था मैंने यहीं बता दी है। सारे बादल कहां हैं, जहां बारिश हो रही है, सारे बादल ट्रोपोस्फेयर में। मगर यहां भी एक बादल मिलता है, उसका नाम याद रखिए। हालांकि वर्षा वगैरह कुछ नहीं कराता वो, फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। नाक्टिल्यूसेंट एक बादल है जिसका नाम है नाक्टिल्यूसेंट नाम का बादल मिजोस्फीयर में मिलता है। कहां मिलता है बेटा, मिजोस्फीयर में। तो ये भी याद रखना, ये जो उल्का आती है, उल्का की धूल से ही ये बनता है, और संवहनीय तरंगों द्वारा जो लाई गई आर्द्रता होती है उसकी वजह से इस बादल का निर्माण हो जाता है। बारिश वगैरह कराने जैसी कोई क्षमता नहीं होती। बस नाम पूछ लेते हैं कि क्या ट्रोपो के अलावा भी बादल मिलता है, तो हम बोल देंगे नाक्टिल्यूसेंट नाम का बादल कहां मिलता है, मिजोस्फीयर में मिलता है। ठीक है, ये हो गई मिजोस्फीयर की बात, मध्य मंडल की बात। और इसी में हमने मध्य सीमा भी देख ली, जिसकी मुख्य विशेषता है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। अब आता है आयन मंडल। ये आयन मंडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसको। तो चलते हैं आयन मंडल की ओर, और हमारा मंडल धीरे से समाप्ति की ओर है। यही मंडल है, इसको थोड़ा और समझ लीजिए आप। आयन मंडल चौथी लेयर का नाम है, चौथे मंडल का नाम है आयन मंडल। ये बना दिया मैंने आयन मंडल। कहां से कहां तक ले जाएं इसको, मिजोस्फीयर देख लीजिए एक बार। ये 50 तक गए थे, स्ट्रेटो में 50 तक गए थे आप, मिजो में कहां तक गए थे, 80 तक। अब जाएंगे 80 से 400 तक, 80 से 400। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, यह आयन मंडल। पहली बात तो एक ये आती है कि सबके नाम में ही काम छुपा है। आधा समझ में आ जाता है, नाम समझ में आ जाए। आयन मंडल का आयन मंडल नाम क्यों है, क्योंकि यहां पर आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। ये आयनीकरण होता क्या है, जरा ध्यान से समझें। देखिए, यहां पर जो हवाएं हैं, जो गैसेस हैं, गैसेस कौन सी हैं, मुख्य रूप से हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है,
उसके एटम हल्के होते हैं, एटम की बात कर रहे हैं, हल्के होकर ये ऊपर आ जाते हैं आयन मंडल में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण हल्के होके आयन मंडल में घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब आयन मंडल में एक घटना क्या होती है, आयनीकरण होता है। इन गैसों का क्या हो जाता है, आयनीकरण। अब आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण में सूर्य से आने वाली दो किरणों के नाम आपको याद रखना है। एक आपकी किरण है गामा किरण और एक एक्स किरण। पहले एक्स लेफ्ट में, फिर गामा। तो देखते हैं, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये दोनों आती हैं इस मंडल में। आई सूर्य से, यहां से आई। अब सूर्य से वास्तव में क्या क्या आता है, जरा ध्यान देखेंगे। यहीं पर लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक्स किरणें 1, गामा किरणें 2, उसके बाद अल्ट्रावायलेट 3, उसके बाद प्रकाश किरणें 4, उसके बाद इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें। 5 किरणें आ रही हैं सूर्य से, प्रकाश, सिर्फ प्रकाश नहीं आ रहा है। एक्स किरणें आती हैं, गामा किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट आती हैं, प्रकाश जिसको हम देखते हैं, और इंफ्रारेड यानी हीट, गर्मी। ठीक है, अब इनमें क्रॉस लगाएं तो अब इनकी और इनकी फाइट होगी यहां आयन मंडल में। मतलब आयन मंडल में एक्स और गामा किरणें आएंगी और किससे लड़ाई हो रही है, उनकी लड़ाई हो रही है जो आयन मंडल में O2 और N2 के एटम हैं, जो गैस के एटम हैं, हल्के हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम जो घूम रहे हैं, इनसे ये टकराएगी एक्स और गामा। अब जब इनसे टकराएगी तो क्या करेगी, इनको वो तोड़ देगी, गैस के कणों को तोड़ेगी। और कैसे तोड़ेगी, इनको वो आयनों में तब्दील कर देगी। आयनों में, ये आयन क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज, चार्ज लग जाता है, प्लस चार्ज प्रोटॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगी, आप बोलेंगे कि कौन सी गैस आ रही है, सॉरी कौन सी किरण आ रही है, एक्स किरणें। एक्स और गामा किरणें क्या कर रही हैं, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से अलग कर रही हैं, मतलब इन पे चार्ज लग गया। तो हम बोल सकते हैं आयन मंडल, इसलिए क्योंकि यहां पर हवा जो गैसेस होती हैं वो आयनों में तब्दील हो जाती है, मतलब उन पे चार्ज लग जाता है। दो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। और क्या होता है, आयन में ये क्या कर रही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दिया इसने, और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं और प्रोटॉन यहां पर रहेंगे, अभी इनका यूज होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयनीकरण। अब आयनीकरण कब होगा, दिन में, रात में तो होगा नहीं। जब उस एरिया में रात होगी तो दिन में क्या होता है, दिन में आयनीकरण होता है। इस वजह से दिन में ये जो आयनोस्फीयर है ये बढ़ जाता है, यानी फैल जाता है, और रात में नहीं होता, तो रात में ये सिकुड़ जाता है। तो ये दिन में फैलता है और रात में सिकुड़ता है, इसलिए ये भी कम ज्यादा होता रहता है। क्योंकि आयनीकरण कब होगा, आयनीकरण दिन में होगा, दिन में आयनीकरण होगा। और आयनीकरण क्या है, एक्स और गामा किरणें क्या कर रही हैं, हवा के जो कण हैं उनको आयनों में बदल रही हैं, तब्दील कर रही हैं। अब यहां पर 4 प्रकार की लेयर होती हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4। ये 4 प्रकार की लेयर कौन कौन सी होती हैं, जरा इसको देखेंगे। अच्छा, होता क्या है ये आयन मंडल, काम क्या आता है, ये आयन मंडल का एक ही जोरदार काम है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करना। और वो काम ये कर रहे हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो आयन है, प्रोटॉन प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन,
ये काम करने में इसकी कौन कौन सी परत काम करेगी। देखिए इसकी परत में सबका अलग अलग काम है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। पहले तो इसको नाम को देख लीजिए, ABCD वाला सीक्वेंस है, ABC छोड़ दीजिए, DEFG। अब ABC कहां गया, वो इसी को बोलते हैं, ट्रोपो को A, स्ट्रेटो को B और मिजो को C। तो चौथा डी लेयर। अब ये डी लेयर क्या करेगी, डी लेयर लंबी जो तरंगे, लंबी रेडियो तरंगे, इनको परावर्तित करेगी। तो हमारा रेडियो चलेगा, हम रेडियो सुनेंगे। तो पुराने समय में रेडियो ही मुख्य साधन था मनोरंजन का। ये आई लंबी तरंगे, इनको तोड़ दिया, सॉरी परावर्तित कर दिया। मगर केवल लंबी तरंगों को, छोटी और मध्यम ऊपर जाएंगी, छोटी और मध्यम ऊपर जाएंगी। अब ई लेयर आ गई। ई लेयर क्या करेगी, मध्यम तरंगों को, मीडियम, यानी पृथ्वी से जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगे जाती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस आती हैं, इसीलिए रेडियो चलता है, हमको आवाज सुनाई देती है। साउंड वेव्स ऊपर जाती हैं, टकरा के वापस आती हैं। और यहां पर छोटी तरंगों, ये फिर से गई, ये यहां से यहां, लॉन्ग पहला, मध्यम दूसरा और छोटी तीसरा। इसी की वजह से हमारे रेडियो में साउंड सुनाई देता है, हमको आवाज सुनाई देती है। रेडियो संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जी क्या करता है। जी में क्या होता है, जो प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले हैं, जिन पे चार्ज लगा है प्लस, ये प्रोटॉन बहुत सारे इकट्ठे होकर यहीं सब इकट्ठे हो जाते हैं डी पे। ये लिख दिया, प्रोटॉन ही प्रोटॉन है यहां पर, ये प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन में एक सबसे अच्छी बात क्या होगी, यहां पर एक नई चीज दिखाई देगी। ये प्रोटॉन की लेयर है, प्रोटॉन लेयर आप बोल सकते हैं इसको। अब सूर्य से कुछ कॉस्मिक किरणें हमारे वायुमंडल में आती हैं, सूर्य से ही निकलती हैं। सूर्य से कुछ किरणें हमारे वायुमंडल में आती है, और जब वो जी लेयर से, इस जी लेयर से प्रोटॉनों से इनकी टक्कर होती है तो बहुत जोरदार लाइट उत्पन्न होती है। कोई चीज टकराती है, घर्षण होता तो लाइट जलेगी, और चमक उत्पन्न होती है। उस चमक को आप कहते हैं ध्रुवीय ज्योतियां। ध्रुवीय ज्योतियां इसलिए क्योंकि वो ध्रुवों पर दिखाई देती है, उसी को आप बोलते हैं अरोरा। क्या बोलते हैं आप, अरोरा। तो लिख दिया, यहां पर क्या आएंगी, ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें। सूर्य से या अन्य जगह से, मेनली सूर्य से हमारे एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक किरणें आ जाती हैं, और हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आती हैं। और ये कॉस्मिक किरणें जब प्रोटॉन लेयर से टकराती हैं तो लाइट उत्पन्न होती है। उस लाइट को अरोरा कहा जाता है, अरोरा, अरोरा बोलते हैं इसको। और अरोरा दो होता है, नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस बोलते हैं उसको, बोरियालिस, इधर लिख लीजिए, नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस, ये नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस। और साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस और साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये है ध्रुवीय ज्योतियां। अब ये ध्रुवीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ध्रुव से ही दिखाती हैं। ध्रुव के आसपास जो देश है यहीं से ये दिखती है। पृथ्वी उभार में है, गोल है, यहां से आप नहीं देख सकते उसको। यदि आपको देखना है तो आपको नॉर्थ पोल के किसी कंट्री से आसपास दिखेगी, वो हाई लेटीट्यूड से दिखेगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया ध्रुवीय ज्योतियां, क्योंकि ध्रुवों से दिखाई देती है। नॉर्थ पोल पर, वो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, नॉर्थ पोल की ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको एस्ट्रोनॉमी की क्लास में और अच्छे से पढ़ाएंगे,
अभी इतना कि अरोरा की घटना, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस मंडल की घटना है, तो आप बोलेंगे आइनोस्फीयर में ऐसा होता है। अब देखें तो प्रकाश से आने वाली कौन कौन सी किरणें हैं। एक्स का काम खत्म हो गया, गामा का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने गैस को काय में बदल दिया, आयन में। इनकी लड़ाई तो यही हो गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम से। एक्स समाप्त, गामा। अल्ट्रावायलेट आप यहां पढ़ के आए, ये और ये ओजोन, ये आपकी ओजोन है। और ओजोन का मुख्य काम आपने पढ़ा था कि ये क्या करेंगी, ये पेराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेंगी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये भी क्रॉस लगा दे, ओजोन भी क्रॉस। बचा क्या आपके पास, लाइट, जिसमें आप देखते हैं 7 कलर बिग ब्योर, ये धरती तक आ रहा है, इसमें भी अभी पेड़ पौधे लेंगे बिग ब्योर। ठीक है, और दूसरा इंफ्रारेड के रूप में हीट। ये दो चीजें हमारे क्षोभ मंडल यानी धरती तक आती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल तक क्या चीजें आ रही हैं, एक तो लाइट आ रही है और एक इंफ्रारेड रेज आ रही है। ना तो एक्स आ रहा है, ना गामा आ रहा है, ना अल्ट्रावायलेट आ रहा है। अब बात करें दिन में, कई बार आपने देखा होगा जब रेडियो चलाते थे, यदि आप नहीं चलाते तो उस समय दिन में उतना रेडियो में क्लियरिटी आवाज की नहीं होती थी, मगर रात में अच्छी आवाज आती थी, एकदम बढ़िया आवाज आती थी बिना खरखराहट के। उसका कारण भी यही होता है, दिन में आयनीकरण की प्रोसेस होती है, और आयनीकरण की प्रोसेस से मैंने आपको क्या बताया, दिन में ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैल जाता है मतलब विरल हो जाता है, नहीं पतला हो जाता है, ये चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, तो जो साउंड वेव्स है वो निकल जाती है ऊपर कई बार। ठीक है, इसलिए दिन में रेडियो में खरखराहट आती थी, मगर वही खरखराहट रात में बंद हो जाती है, क्योंकि रात में वो सिकुड़ जाता है और प्रॉपर साउंड वेव जाती है और टकरा कर वापस आती है। तो ये हो गया आइनोस्फीयर की बात, इसके बारे में नोट कर लेंगे, सारा नाम से ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब आखिरी मंडल है आपका बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, जिसके बारे में ज्यादा नहीं सीखना है, क्योंकि इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, अभी हमारे पास ज्यादा जानकारी ही नहीं है। फिर भी कितनी जानकारी है उस पर चर्चा कर लें। आखिरी मंडल है एक्सो, एक्सो मतलब बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कहां तक ले जाएंगे, 400 से 400 टू 1000 किलोमीटर। देखिए किताब में अलग अलग दिया रहता है कि वायुमंडल कितना है, किसी किताब में शुरू में दिया रहता 32,000 है, किसी में 10,000 है। वास्तव में वायुमंडल की जितनी हमारे पास जानकारी है, तथ्य हैं, जितना हम अभी तक रिसर्च कर चुके हैं हमारे वैज्ञानिक, उस अकॉर्डिंग हमारा वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक प्रॉपर है। वायुमंडल 1000 तक, ये बात अलग है कि हवाएं और ऊपर तक हैं, वायु और ऊपर तक है, मगर वायुमंडल हम कहां तक मानेंगे, 1000 किलोमीटर तक मानेंगे। और इस 1000 किलोमीटर के एक्सोस्फीयर में मुख्य रूप से क्या होता है, ये देखो 800 से 1000 में ही हम अब क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाते हैं, हम कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं, तो वो कृत्रिम उपग्रह यहीं पर भेजे जाते हैं। मगर कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो पोल से पोल का चक्कर लगाता है, जैसे ये पृथ्वी है, यहां पर आपने सैटेलाइट लगाया, सेट किया, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे उसको आप घुमाएंगे, मतलब वो सब जगह की जानकारी लेता हुआ आएगा। ठीक है, तो पोल से पोल चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट ये यहीं पर लगते हैं, इसको निम्न कक्षा भी बोलते हैं, निम्न कक्षा, लो ऑर्बिट बोलते हैं, निम्न कक्षा के उपग्रह, लो ऑर्बिट। ये पोलर सैटेलाइट यहीं पर लगाए जाते हैं, कई बार पूछेगा, इन्हीं को IRS के नाम से आपने सुना होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग, इनको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये इसी एक्सोस्फीयर में हम लोग लगाते हैं और इससे हम मौसम या अन्य जानकारी लेते हैं। मगर एक और होता है, वो होता है जियोसिंक्रोनस, एक होता है जियोसिंक्रोनस और एक होता है जियो स्टेशनरी, लगभग दोनों आसपास होते हैं। स्पेस की क्लास में बताएंगे कि एक ऐसा चलता है और एक थोड़ा तिरछा ऐसा चलता है, मतलब ये पृथ्वी है तो एक तो ये ऐसा चलेगा और एक थोड़ा ऐसा चलेगा। ठीक है, अब जियो
जियोसिंक्रोनस क्या है? जियोसिंक्रोनस ये 1000 किलोमीटर तक नहीं जाते, इनको बहुत ऊपर लगाना पड़ता है। ये जाते हैं 36,000 किलोमीटर पर लगते हैं। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब मैंने क्या आपको बताया कि 1000 के बाद तो वायुमंडल ही खत्म हो गया। तो 1000 के बाद जब वायुमंडल समाप्त हुआ है तो उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है चुंबक मंडल। क्या कहलाता है? चुंबक मंडल, मैग्नेटोस्फेयर। चुंबक मंडल में लगते हैं ये चुंबक मंडल। 1000 से 36,000 वायुमंडल नहीं बोलेंगे, चुंबक मंडल बोलेंगे, जहां पर वैज्ञानिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह बनाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये जियोसिंक्रोनस जो होता है ये पोल टू पोल नहीं चलता, ये पृथ्वी पर किसी एक जगह के लिए बनाया जाता है। मान लो ये भारत में दिल्ली के ऊपर लगाना, तो ये लगा दिया। अब ये दिल्ली को ही 24 घंटे तक देखता रहेगा, वहीं की जानकारी आपको देगा। क्यों? क्योंकि ये मेनली संचार उपग्रह होते हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, संचार उपग्रह। क्या बोलते हैं इनको? इनको इनसेट बोलते हैं, इनसेट। इनसेट या इनको जीसेट भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट भी बोलते हैं। याद रखेंगे। तो ये 36,000 किलोमीटर तक यहां पर लगा दिया। अब यहां से ये कैच कर रहा है एंटीने से, ठीक है। अब पृथ्वी एक्सिस पर तो घूमेगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में एक्सिस पे घूमेगा ऐसे, पृथ्वी के साथ साथ, ठीक है। तो हर जगह पर ये एक ही जगह पर ये हर समय ये फोकस रहेगा इसका। इसीलिए संचार में, क्योंकि संचार में क्या होता है, कंटिन्यू आपको एंटीना मिलना चाहिए, ठीक है, तभी कम्युनिकेशन चलेगा, मोबाइल वगैरह आपके सारे। तो इसीलिए इनसेट या जीसेट आप इनको बोलते हैं, और ये चुंबक मंडल में लगाए जाते हैं। इसके बाद यदि चुंबक मंडल की बात करूं, 36,000 के ऊपर 60,000 तक माना जाता है, और 60,000 के बाद आप बोल देंगे अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, जिसी को स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस। फिर से समझ लीजिए कि आप 400 के बाद 1000 तक तो आप बोल रहे हैं सर कि वायुमंडल मान लो। 1000 के बाद क्या माने? 1000 के बाद आप कहेंगे चुंबक मंडल, मैग्नेटोस्फेयर। चुंबक मंडल के बाद आप बोलेंगे अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, स्पेस माना जाता है। हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। हालांकि इसको बहिर्मंडल पर ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसके बारे में निरंतर रिसर्च चल रही है। हमारे वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहिर्मंडल के बारे में और जानकारियां जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया आपका 5 लेयर कंप्लीट। अब आपको 1-2 मिनट और ध्यान से सुनना है, खत्म हो जाएगा। इसको 5 लेयर में बांटना है। इसको कई बार 2 अलग प्रकार से भी बांटते हैं वायुमंडल को, 2 मंडल में। एक को बोलते हैं सममंडल, एक को बोलते हैं विषम मंडल। से याद रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। होमो और हेट्रो, सम का मतलब होता है बराबर, विषम का मतलब होता है बराबर ना हो। जहां पर यहां पर क्या होता है, सम मंडल में होता क्या है, देखो ट्रोपो जाएगा, स्ट्रेटो जाएगा और मिजो जाएगा, बस इतना याद रख लो। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तीनों काय में जाएंगे, तीनों। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। मिजो कहां तक गया था बेटा? 80 किलोमीटर तक। तो बस वहां तक क्या होता है, सममंडल। और 80 के बाद, 80 के ऊपर, 80 किलोमीटर से ऊपर क्या माना जाता है, विषम मंडल। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर जो गैसों का, जो गैसेस हैं, उनका जो प्रतिशत है वो बराबर प्रतिशत में है। यानी गैस बराबर अनुपात में गैसों का मिश्रण है। मतलब जो नीचे नीचे जो गैसेस हैं, इनमें प्रॉपर गैसेस सारी मिक्स है। मगर जब यहां जाओगे ना, तो गैसें भी अपनी अलग अलग लेयर लेके चलेगी। हाइड्रोजन की लेयर, नाइट्रोजन की लेयर, ऑक्सीजन की लेयर, ऐसी चलती है, ठीक है, आणविक लेयर। तो लिख देते हैं गैसों
का प्रतिशत अनुपात बराबर होता है, बराबर मिश्रित होता है। इसीलिए सममंडल और गैसें अलग अलग अनुपात में अलग अलग लेयर में मिलती हैं, इसीलिए विषम मंडल। ये वाली बात आप याद रखेंगे। एक बात कई बार पूछ लेते हैं, तापमंडल क्या है, इसको भी याद रखना। बस एक शब्द है तापमंडल। तो तापमंडल में क्या याद रखेंगे, देखो ये जो मेसोस्फीयर में आप आए थे -100 मेसोपास में, इसके बाद अब टेम्परेचर कभी गिरेगा नहीं, अब बढ़ता ही जाएगा। ये मेसो में तो गिर रहा था, गिरते 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 -100, इसके बाद ऊपर जाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। तो ध्यान रखना, तापमंडल क्या बोलते हैं, मध्य मंडल के बाद का, मध्य मंडल के ऊपर का मंडल तापमंडल कहलाता है। क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेसोस्फीयर के बाद क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये बातें हुई आपकी सामान्य, जिसमें आपने 5 लेयर के बारे में पढ़ा। अब बस अगली क्लास हम तुरंत देंगे, उसमें इसी वायुमंडल का कंपोजिशन पढ़ेंगे, जिसमें हम नाइट्रोजन की साइकिल कैसे चलती है, प्रकृति ने क्या सिस्टम बना रखा है, ओजोन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में ये सब चर्चा करेंगे। जल वाष्प का क्या काम है, कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती हैं, धूल के कण कैसे कम ज्यादा होते हैं, क्या इनका रोल है धूल के कणों का, बारिश क्यों होती है, संघनन क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिलेंगे आपको। ये तो आपकी लेयर हो गई, मगर इससे भी ज्यादा आपको सीखने की बात करें तो आप इसके बाद वाले लेक्चर में ज्यादा सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, इसको रिवाइज करिए, 2 बार पढ़िए, समझिए। कहीं कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं बराबर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।